दोस्तों एक तरफ जहां पे भारत के द्वारा फ्रांस से पहले बैच के अंतर्गत राफेल एयरक्राफ्टों को परचेस करने के बाद फ्रांस के तरफ से उन एयरक्राफ्टों का डिलीवरी किया जा रहा था, तो वहीं पे दूसरी तरफ उस दरमियान भारत और फ्रांस के बीच में राफेल एम एयरक्राफ्टों को लेकर भी बातचीत हो रहा था। हालांकि दोस्तों इन सभी चीजों के दरमियान राफेल एयरक्राफ्टों को लेकर एक बहुत ही दुखद खबर आया जब साल 2022 में एक एयर शो के दरमियान दो फ्रेंच एयरफोर्स के एयरक्राफ्टों के हवा में एक दूसरे के साथ टकराव हो गया। बेसिकली दोस्तों ये जो एयरक्राफ्टों के टकराव का घटना था ये काफी कंट्रोवर्शियल था, क्योंकि उस दरमियान एक तरफ जहां पे फ्रांस कई सारे देशों के साथ राफेल एयरक्राफ्टों को लेकर डील कर रहा था, तो वहीं पे भारत में भी राफेल एयरक्राफ्टों के नेवल वेरिएंटों को लेकर ट्रायल चल रहा था और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से भी 114 फाइटर एयरक्राफ्टों का टेंडर जारी किया गया था, जिनमें राफेल एयरक्राफ्टों की तरफ से पार्टिसिपेट किया जा रहा था। मतलब दोस्तों वो जो समय था वो एक तरफ जहां पे फ्रांस के लिए काफी क्रिटिकल था, तो वहीं पे एयरक्राफ्टों के इस तरीके के हादसे के कारण अगर सही ढंग से आगे नहीं आता तो ये कई सारे अन्य देशों की चिंता का भी विषय बनता। पर दोस्तों आखिरकार वो साल 2020 के घटना को लेके फ्रांस के इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज की तरफ से अपना रिपोर्ट जारी कर दिया गया और इस रिपोर्ट में राफेल एयरक्राफ्टों को क्लीन चिट मिल चुका है। मतलब दोस्तों 2022 में जो दुखद दुर्घटना घटा जिसमें कि दो एयरक्राफ्ट एक दूसरे के साथ टकरा गया था, उसमें राफेल एयरक्राफ्टों का कोई दोष नहीं था। मतलब इन एयरक्राफ्टों में ना कोई खामी था और ना ही ऐसे किसी एयरक्राफ्टों के खामी के कारण यह हादसा हुआ था, बल्कि फ्रांस के इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज की तरफ से अपने रिपोर्ट में कहा गया कि इस एक्सीडेंट के पीछे कारण है ह्यूमन एरर। मतलब इंसानों के द्वारा किया गया गलती के कारण ही ये जो दो एयरक्राफ्ट है ये हवा में एक दूसरे के साथ टकराया था। बेसिकली दोस्तों ये जो दुर्घटना घटा था ये 22 मई 2022 के दिन कॉर्नियक एयर नेशनल एयर मीटिंग नामक एक एयर शो के दरमियान हुआ था, जिसमें कि 30th फाइटर विंग के दो राफेल सी एयरक्राफ्टों के द्वारा कई तरीके के मैन्यूवर डिस्प्ले करना था। और दोस्तों ये दो एयरक्राफ्टों के द्वारा पहले भी ऐसे मैन्यूवर को डिस्प्ले किया जा चुका है और रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि उस दरमियान ना वेदर में कोई खराबी था और ना ही एयरक्राफ्टों में कोई खराबी था, क्योंकि एयरक्राफ्टों के फ्लाइंग के प्रोटोकॉल के तहत एयरक्राफ्टों के उड़ान भरने से पहले एयरक्राफ्टों का चेकअप हुआ था, जहां पे ये दोनों एयरक्राफ्ट परफेक्ट था। अब दोस्तों जब ये घटना घटा तब असल में इन दोनों एयरक्राफ्टों के द्वारा शो ऑफ फोर्स नामक एक मैन्यूवर को दर्शाया जा रहा था, जिसमें कि एयरक्राफ्टों को रनवे के काफी नजदीक से लो ऑल्टीट्यूड हाई स्पीड में एक दूसरे के पास से गुजरना था। और दोस्तों इस एक्सरसाइज को करने के लिए ओवरलिप नामक एक मैन्यूवर को टीम लीडर के द्वारा अपनाया गया, जिसमें कि एयरक्राफ्ट को एक स्टीफ क्लाइंब के तहत ऊपर की तरफ ले जाना था। अब दोस्तों इस दरमियान विंगमैन को एयरक्राफ्ट का पीछा करना था, मतलब जो दूसरा एयरक्राफ्ट है उसे पहले एयरक्राफ्ट का पीछा करना था, लेकिन विंगमैन को तब एक असामान्य चीज दिखा जो कि बेसिकली एयरक्राफ्ट को 250 नॉट्स की रफ्तार में फ्लाई करना था, लेकिन टीम लीडर के द्वारा तब एयरक्राफ्ट को 200 नॉट्स की ही रफ्तार में फ्लाई किया जा रहा था। और दोस्तों इसे देखते हुए विंगमैन के तरफ से टीम लीडर को एयरक्राफ्ट के जो एक्सेलरेशन है उसे बढ़ाने को लेके कहा गया और दोस्तों एयरक्राफ्ट के एक्सेलरेशन को बढ़ाते हुए मतलब एयरक्राफ्ट के थ्रस्ट को बढ़ाते हुए एयरक्राफ्ट के पिच को डाउनवर्ड्स करने को कहा गया, क्योंकि विंगमैन टीम लीडर के एयरक्राफ्ट के पीछे थे। अब दोस्तों गलती को सुधारने के लिए तुरंत ही प्रयास तो किया गया, लेकिन एयरक्राफ्ट तब काफी अधिक रफ्तार में होने के कारण टकराव को रोकना संभव नहीं हो पाया और इस टकराव के कारण जहां पे विंगमैन के एयरक्राफ्ट के जो वर्टिकल स्टेबलाइजर है उसे खोना पड़ा, तो वहीं पे टकराव से टीम लीडर के एयरक्राफ्ट का एक कैनर्ड्स भी एयरक्राफ्ट से अलग हो गया। अब दोस्तों रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि जो डैमेज था ये अंडर कंट्रोल था, जिस कारण पायलटों के द्वारा एयरक्राफ्टों को कंट्रोल करना संभव हो पाया और इस कारण के वजह से एयरवेज में एयरक्राफ्ट को उतारने का अनुमति भी दे दिया गया। हालांकि दोस्तों इतने भयंकर टक्कर के बावजूद दोनों पायलटों को कोई इंजरी नहीं हुआ, लेकिन एयरक्राफ्ट के जो मलबा है वो पास के एक घर के ऊपर गिरने के कारण वो जो घर था वो बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। अब दोस्तों इस घटना के बाद तुरंत ही फ्रांस के द्वारा एक इन्वेस्टिगेशन लॉन्च कर दिया गया और दोस्तों इस इन्वेस्टिगेशन के बाद अब पता चला कि एयरक्राफ्टों में किसी भी तरीके का खामी नहीं था, बल्कि ह्यूमन एरर मतलब पायलटों के गलती के कारण ही ये जो दुर्घटना हुआ था ये घटा। हालांकि उन्हीं पायलटों के सूझबूझ के कारण दुर्घटना बड़ा रूप में नहीं हुआ और पायलटों के द्वारा एयरक्राफ्टों को वापस लाना संभव हो पाया। यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि रिपोर्ट में कई तरीके के चीजों का जिक्र किया गया, जिनमें एयरक्राफ्ट के मैन्यूवर, एयरक्राफ्ट के जो स्टीप क्लाइंब है उसे और डिफरेंट ऑल्टीट्यूड में लो स्पीड में उड़ने का जिक्र किया गया। मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एक्सरसाइज के लिए जिन चीजों को निर्धारित किया गया उनमें से कई सारे चीजों को अनदेखा करने के कारण पायलटों के पास इतना समय नहीं था कि एक दूसरे से टकराव को रोका जा सके। हालांकि दोस्तों ये भी बताया जा रहा है कि दोनों एयरक्राफ्टों के पायलट के बीच के जो कम्युनिकेशन था वो भी काफी कमजोर था, जिसके कारण दोनों एयरक्राफ्टों के बीच में तालमेल बिठाना संभव नहीं हो पाया। मतलब इस तरीके के एक्सरसाइज के लिए जो एक पायलट को दूसरे पायलट और दूसरे एयरक्राफ्ट के बारे में जो जानकारी रखना था वो भी एक दूसरे के पास नहीं होने के कारण ये दुर्घटना घटा। अब दोस्तों ये घटना उस दरमियान हुआ जब इन
इन एयरक्राफ्टों की क्षमता या फिर कहे तो इन एयरक्राफ्टों की ताकत का प्रदर्शन ही हो रहा था। और ऑब्वियसली दोस्तों किसी एयर शो के दरमियान अगर किसी देश के सबसे प्रसिद्ध एयरक्राफ्ट का ही ऐसे टकराव हो जाता है और पूरा दुनिया उसे लाइव देखता है तो आप समझ सकते होंगे कि उससे ह्यूमिलिएशन कितना अधिक होता है। फ्रांस के लिए ये आन बान और शान का बात था और शायद इसी कारण के वजह से फ्रांस के तरफ से इसे लेके इतने बड़े इन्वेस्टिगेशन को अंजाम दिया गया। लेकिन आखिरकार जब इसके कारण के बारे में पता चला तो एटलीस्ट फ्रांस को एक तरफ तो राहत अवश्य मिला है। तो मैं यहाँ पे एक तरफ राहत इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इससे फ्रांस के एयरक्राफ्टों के ऊपर सवाल तो नहीं उठेगा, लेकिन दूसरी तरफ फ्रांस के एयरक्राफ्टों के पायलटों के जो ट्रेनिंग है उसे लेके कई तरीके का सवाल उठेगा। अब दोस्तों फ्रेंच एयरफोर्स को दुनिया के वन ऑफ द मॉडर्न और ओल्डेस्ट एयरफोर्स के रूप में देखा जाता है, जिसका ट्रेनिंग और जिसके एक्सपीरियंस किसी भी अन्य देश के एक्सपीरियंस के मुकाबले में काफी अधिक है। इवन दोस्तों फ्रांस के जो एयरफोर्स है वो तो प्रथम विश्व युद्ध के दरमियान ही बन गया था और फ्रांस तो 100 साल के ऊपर से अपने लिए और अन्य देशों के लिए एयरक्राफ्टों का निर्माण करता है। और ऐसे में दोस्तों अगर फ्रेंच एयरफोर्स के पायलटों के बीच का तालमेल को लेकर सवाल उठ रहा है और उनके ट्रेनिंग और उनके अभ्यास को लेकर सवाल उठ रहा है तो आप समझ सकते होंगे कि ये फ्रेंच एयरफोर्स के लिए कितना बड़ा झटका होगा। हालांकि दोस्तों इससे भारत को एक तरफ राहत ही मिला है क्योंकि भारत की तरफ से ऑलरेडी 36 राफेल एयरक्राफ्टों को तब तक खरीदा जा चुका था और अब 26 और राफेल एम एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेके समझौता हुआ है। और दोस्तों अगर एयरक्राफ्टों में कोई खामी का खबर आता तो ये भारत के लिए चिंता का विषय बनता क्योंकि इससे भारत के जो राफेल एयरक्राफ्ट है उसके ऊपर भी असर पड़ता और भारत को भी अपने एयरक्राफ्टों के सेफ्टी और अपने एयरक्राफ्टों के परफॉर्मेंस को लेके और अधिक इन्वेस्ट करना पड़ता। हालांकि दोस्तों इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया में अन्य एयरक्राफ्टों के बीच में ऐसा हादसा नहीं होता है। दोस्तों ऐसा हादसा भारत में भी हो चुका है। इवन अगर देखा जाए तो अमेरिका के सबसे बेहतरीन कहे जाने वाले F-35 जैसे एयरक्राफ्ट भी रनवे में लैंडिंग के दरमियान क्रैश हो चुका है। इवन दोस्तों अगर देखा जाए तो मिड एयर कॉलिजन कोई पहला घटना नहीं है और दुनिया के बेहतरीन से बेहतरीनतम एयरक्राफ्टों में भी ऐसे ह्यूमन एरर के वजह से कई बार कॉलिजन हो चुका है। पर दोस्तों फ्रेंच एयरफोर्स के राफेल एयरक्राफ्टों का ये हादसा अगर ह्यूमन एरर के जगह में टेक्निकल या फिर एयरक्राफ्टों के खामी के कारण होता तो ये बड़ा चिंता का विषय होता क्योंकि इससे उन सभी देशों को इफेक्ट पड़ता जो कि राफेल एयरक्राफ्टों को परचेस कर रहा है। और दोस्तों इससे फ्रांस को सबसे अधिक इफेक्ट पड़ता क्योंकि फिलहाल अगर देखा जाए तो राफेल एयरक्राफ्टों को एक्सपोर्ट मार्केट में सबसे पसंदीदा एयरक्राफ्ट के रूप में देखा जा रहा है और राफेल एयरक्राफ्टों के वजह से फ्रांस बीते कुछ सालों में हथियारों के एक्सपोर्ट के मार्केट में एक बहुत बड़ा मुकाम में पहुंच चुका है। इवन अगर बीते 4-5 साल के फ्रांस के हथियार बेच के अर्निंग को देखा जाए तो उसके 80% तो केवल मात्र राफेल एयरक्राफ्टों के द्वारा ही अर्जित किया जा रहा है और इन्हीं कारणों की वजह से राफेल एयरक्राफ्टों के मॉडर्न से मॉडर्न तरीन वेरिएंटों को बनाया जा रहा है जो कि आने वाले कम से कम 20 साल तक फ्रांस के हथियारों के एक्सपोर्ट को बरकरार रखे और 30 से 40 साल तक दुनिया में सर्विस दे सके। हालांकि दोस्तों अगर इन एयरक्राफ्टों में कोई टेक्निकल खामी होता तो भारत के जो 114 फाइटर एयरक्राफ्टों का डील है इसमें भी फ्रांस को एक बड़ा झटका मिलता और दूसरी तरफ अगर किसी एक देश को फायदा होता तो वो सबसे अधिक अमेरिका को होता क्योंकि दोस्तों जब से राफेल एयरक्राफ्टों के एक्सपोर्ट बढ़ा है तब से अमेरिका के एयरक्राफ्टों के एक्सपोर्ट में ही असर पड़ा है। खास करके F-18, F-15 जैसे एयरक्राफ्टों को अब अन्य देशों के द्वारा पसंद ही नहीं किया जा रहा है और अमेरिका के पास F-35 जैसे एयरक्राफ्ट है बोल के अमेरिका के एयरक्राफ्टों के एक्सपोर्ट अभी भी टिका हुआ है। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि ये जो हवा में 2 राफेल एयरक्राफ्टों के टकराव को लेकर जो रिपोर्ट आया है ये भारत के लिए कितना बड़ा राहत का बात होगा? कमेंट करके अपने राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यही पे ही करते समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।